आज सबसे पहले दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का किस्सा सुनाते हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएल-एन की तरफ से आयोजित की गई थी। इसमें पीएमएल-एन के दो नेता अताउल्लाह तरार और अज़मा बुखारी बैठे थे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के केंद्र में एक नाम था फराह खान का। इमरान खान की पत्नी बुशरा शेख की सबसे करीबी दोस्त है फराह खान, वो दोस्त जो इमरान खान के कुर्सी छोड़ने से ठीक पहले दुबई निकल गई थी। पीएमएल-एन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराह पर कई आरोप लगाए गए। कहा गया कि फराह खान एशिया के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में शामिल थी। ये भी कहा गया कि वो पंजाब के अपने दफ्तर से पूरे मुल्क पर हुकूमत चला रही थी, और ये भी कहा गया कि वो घूस लेकर अफसरों के ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट के खेल का हिस्सा भी थी। आदि हमने कुछ बड़े ही बताए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऑडियो क्लिप भी प्ले की गई। इसमें कथित तौर पर रियल स्टेट टाइकून मलिक रियाज और उनकी बेटी के बीच की बातचीत दर्ज है। दोनों फराह खान की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बदले में उन्हें सरकार का फेवर मिलने वाला था, ऐसा दावा ऑडियो क्लिप के आधार पर किया गया। पीएमएल-एन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। इसमें पार्टी के चेयरमैन और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान थे। फराह खान पर आरोप का सीधा मतलब इमरान खान पर दोष लगना है, क्योंकि आरोपों के अनुसार जिस समय फराह खान ने घूस ली उस समय उनकी ही सरकार थी। इमरान ने फराह का बचाव किया। उन्होंने कहा कि फराह का एक ही कसूर है कि वो बुशरा की करीबी हैं। जब इन लोगों को मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिलता तब वो फराह को घसीट लेते हैं। आज हम जानेंगे कि इमरान खान की नज़र में बेकसूर और पीएमएल-एन की नज़र में मनी लॉन्ड्रिंग केस की सबसे बड़ी गुनहगार फराह खान की पूरी कहानी क्या है, लीक हुए ऑडियो टेप में क्या क्या है, और पूरे मामले में इमरान खान की भूमिका क्या है। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दें। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यहाँ पर आपको तमाम विधाओं में बोलने वाली किताबें यानी कि ऑडियो बुक्स का भंडार मिलेगा। ज्ञान का फुल पैकेज, वो भी एक ही ऐप पर। कुकू एफएम लल्लन टॉप के साथियों के लिए खास ऑफर भी लाए हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप चाहते हैं तो 50% की छूट पा सकते हैं। फायदा कैसे मिलेगा? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 ये छोटा सा कोड आप डालिए। ध्यान रहे कि ये ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही होगा। और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक, उस पर पहुंचिए। सूचना अब होती है समाप्त। अब शो को आगे बढ़ाते हैं। आज के शो में हम इमरान खान की करीबी फराह खान पर लग रहे आरोपों की चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले बैकग्राउंड जानते हैं। फराह खान की कहानी नेपथ्य से निकली थी और अब पाकिस्तान की राजनीति के केंद्र में स्थापित हो चुकी है। फराह खान की ताकत के पीछे दो किरदारों की कहानी अहम है, इमरान खान और बुशरा मनेका। इमरान और बुशरा की शादी फरवरी 2018 में हुई थी। दोनों की पहली मुलाकात 2015 में हो चुकी थी। इमरान उनके पास आध्यात्मिक सलाह लेने गए थे, फिर दोनों ने साथ होने का फैसला ही कर लिया। उस समय बुशरा बीबी शादीशुदा थी। बाद में उन्होंने अपने पति को तलाक देकर इमरान से दूसरी शादी की। शादी के 6 महीने बाद ही इमरान चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री भी बने। तब से बुशरा बीबी का प्रभाव बढ़ता ही गया। कहा यह भी जाता है कि बिना उनकी रायशुमारी के खान साहब किसी तरफ नहीं जाते। इमरान खान की जिंदगी में बुशरा अकेले नहीं आई थी, लेकिन उनके साथ साथ फराह खान की एंट्री भी हुई थी। दरअसल फराह बुशरा को बहुत पहले से जानती थी। वो उन चुनिंदा लोगों में से थी जिन्हें बुशरा के इनर सर्कल में जगह मिली हुई थी। जब बुशरा प्रधानमंत्री आवास पहुंची तब फराह को दोस्ती का फल मिलना शुरू हुआ। 2019 में इमरान सरकार टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेकर आई। इस दौरान फराह और उनके पति ने लगभग 35 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी को सफेद किया था। इमरान सरकार के पहले साल में फराह खान, उनके पति, बहन और ससुर की संपत्तियों में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फराह की बहन मुशर्रत खान ने लाहौर में 18 फ्लैट्स खरीदे। 2 ही साल में विदेश से उनके पास लगभग 8.5 करोड़ की रकम अकाउंट्स में पहुंच गई। जब भी इन पैसों पर सवाल उठे, फराह ने सफाई दी कि ये सारा पैसा वैध तरीके से कमाया गया है बिजनेस से, और इनके बदले में टैक्स भी जमा किया गया है। हालांकि बहुत लोगों को ये सफाई कभी पची नहीं। 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी रात को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वोटिंग हुई। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। सत्ता से बेदखल होते ही इमरान के करीबियों पर जांच का खतरा मंडराने लगा। इन्हीं आशंकाओं के बीच फराह निकल गई दुबई। उनके पति पहले ही पाकिस्तान छोड़ चुके थे, तो मियां बीबी दोनों हैं बाहर। इमरान के बाद पीएमएल-एन के शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं। 29 अप्रैल को नेशनल अकाउंटेबिलिटी
NAB ने फराह मामले की जांच शुरू की। फराह खान NAB के मुताबिक फराह खान पर कई बैंक अकाउंट्स रखने और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच शुरू की गई थी। NAB ने यह भी बताया कि फराह के अकाउंट्स में 3 साल में 85 करोड़ रुपए आए। ये पैसे उनके अकाउंट्स में पहुंचने के तुरंत बाद निकाल भी लिए गए थे। जब इनकम टैक्स रिटर्न्स का मिलान किया गया तब पता चला कि उनकी इनकम अचानक से कई गुना बढ़ी थी। इस बढ़ोतरी का लेकिन कोई वाजिब हिसाब नहीं मिला। ये आरोप है। ये तो इस सरकारी एजेंसी की बात। फराह पर PTI के 2 बड़े नेताओं ने भी संगीन इल्जाम लगाए हैं। गुलाम सरवर खान और अलीम खान एक समय तक इमरान खान के बेहद खास होते थे। जब पंजाब में CM बदलने को लेकर तकरार हुई तब उन्होंने पाला बदल लिया। अलीम खान का आरोप है कि फराह खान के इशारे पर पंजाब में किसी का भी ट्रांसफर हो जाता था। अब यहां तक आते आते हमने कर ली आरोपों की बात। अब बताते हैं आपको कि फराह खान क्या कहती हैं इन पे। फराह खान ने कहा कि वो अपनी लीगल टीम के साथ NAB के सामने आएंगी। उन्होंने कहा कि ना तो मैंने कुछ गलत किया और ना ही जान से भाग ही रही हूं। अप्रैल में फराह के पति ने टीवी शो पर बयान दिया था कि वो छुट्टियां मनाने देश से बाहर गए हैं। जैसे ही छुट्टियां खत्म हो जाएंगी वो वापस आ जाएंगे। ताज़ा अपडेट यह है कि वो दोनों अभी तक पाकिस्तान वापस नहीं लौटे हैं, यानी उनकी छुट्टियां खत्म नहीं हुई हैं। अब ये जाना जाए कि फराह खान का जिक्र आज क्यों हुआ। जैसे कि हमने एपिसोड की शुरुआत में बताया, PMLN ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फराह खान पर और भी कई संगीन आरोप लगाए हैं। कथित सबूत के तौर पर उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी पेश की थी, सुनाई गई थी। ऑडियो क्लिप में क्या है ये जानते हैं। इसमें पाकिस्तान में रियल एस्टेट के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक मलिक रियाज और उनकी बेटी की बातचीत है। क्लिप में बेटी कह रही है कि फराह को बुशरा बीबी ने आदेश दिया है, क्या यही कि वो तोहफे में 3 कैरेट का डायमंड रिंग ना लें। तब मलिक रियाज पूछते हैं कि बुशरा को क्या चाहिए। इस पर उनकी बेटी कहती हैं कि मैंने उनके लिए 5 कैरेट का डायमंड रिंग ऑर्डर किया है, वो आपकी और फराह की मुलाकात से पहले तक डिलीवर हो जाएगा। लीक्ड ऑडियो के अनुसार इस रिंग की कीमत लगभग 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए थी। इस क्लिप के मुताबिक रियाज की बेटी ये भी कहती हैं कि एक साइट पर लगा ताला हटा लिया जाएगा। इस बाबत खुद खान साहब ने फोन करके कहा है कि उनके प्रोजेक्ट के संबंध में तैयार की गई नेगेटिव रिपोर्ट वापस ले ली जाएगी। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने मलिक रियाज के एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट को रोक दिया था। आरोप यह था कि उन्होंने जरूरी मंजूरी नहीं ली थी। बस एक पेच है कि अभी तक इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं हो पाई है। PTI ने इसकी सत्यता से इनकार भी कर दिया है। सत्ताधारी PMLN का लेकिन कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो ऑडियो क्लिप को फोरेंसिक लैब भी भेजा जाएगा। उन्होंने इमरान खान को एक चुनौती भी दी है कि अगर हिम्मत है तो फराह को पाकिस्तान आकर जांच का सामना करने के लिए कह दें, यानी यह मामला अभी और दिलचस्प हो सकता है। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी का संबंध भारत से है। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयानबाजी का मामला लगातार जोर पकड़ रहा है। मामला बढ़ने के बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया है। पार्टी ने आधिकारिक बयान जारी कर उनसे पल्ला झाड़ लिया है। भारत सरकार का कहना है कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इस कार्रवाई और सफाई के बावजूद इस्लामिक देशों ने विरोध जारी रखा है। कतर, कुवैत, पाकिस्तान और ईरान ने भारतीय अधिकारियों को बुलाकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, जबकि सऊदी अरब, बहरीन, तालिबान और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने बयान जारी करके निंदा की है। कतर ने भारत सरकार से सार्वजनिक माफी की मांग भी की है। इसको तफसील से अगर आप जानना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे को तो आप दी ललन टॉप शो आज का जरूर देखिएगा। जानकारों की माने तो ये भारत की मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के बीच 2020-21 में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। GCC में कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, UAE और सऊदी अरब आते हैं। इसके अलावा लाखों भारतीय नागरिक इन देशों में काम करते हैं। मोदी सरकार ने दोनों कार्यकाल में GCC के सदस्य देशों के साथ संबंध सुधारने की बहुत कोशिश की है। भारत ने UAE के साथ फ्री ट्रेड डील की है। 2018 में प्रधानमंत्री अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर के दर्शन करने भी गए थे। इसे संबंधों में प्रगाढ़ता के तौर पर देखा गया था, लेकिन हालिया मामला सरकार की सारी कोशिशों पर भारी पड़ सकता है। दूसरी सुर्खी यूनाइटेड किंगडम से है, UK, ब्रिटेन। 2 अपडेट्स हैं, एक एक करके जानते हैं। पहला अपडेट, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इनसे जुड़ा हुआ है। बोरिस जॉनसन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का रास्ता अब साफ हो गया है। भारतीय समय के अनुसार 6 जून की रात 10:30 बजे के करीब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। ये अविश्वास प्रस्ताव पार्टी के भीतर लाया जा रहा है। हाउस ऑफ कॉमन्स में कंजर्वेटिव पार्टी के 359 सांसद हैं।
अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने के लिए 15% यानी कि 54 सांसदों की चिट्ठी की दरकार थी। 5 जून को 1922 कमेटी के चेयरमैन ग्राहम ब्रैडी ने जानकारी दी कि 54 का आंकड़ा पूरा हो गया, इसके बाद वोटिंग नहीं रोकी जा सकती। वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद काउंटिंग कराई जाएगी। जॉनसन को अपनी कुर्सी बचाने के लिए 180 सांसदों का सपोर्ट चाहिए। अगर वो सपोर्ट हासिल करने में कामयाब रहे तो कम से कम 1 साल तक उन्हें अविश्वास प्रस्ताव से छूट मिल जाएगी। हालांकि इस नियम में बदलाव संभव है। बोरिस जॉनसन पिछले कई महीनों से पार्टी के अंदर और बाहर विरोध झेल रहे हैं। कोविड लॉकडाउन के दौरान पीएम ऑफिस में हुई पार्टी इसको लेकर उनके इस्तीफे की मांग चल रही थी। 25 मई को स्यू ग्रे की रिपोर्ट आने के बाद से ये मांग और तेज हो गई। ग्रे ने अपनी रिपोर्ट में सिविल ऑफिसर्स और सरकार को पार्टी की जिम्मेदारी लेने के लिए कह दिया था। इसके बाद 28 सांसद खुलेआम उनसे इस्तीफा देने के लिए कह चुके हैं। अगर जॉनसन अविश्वास प्रस्ताव से बचने में कामयाब हो गए तो ये एक दुर्लभ संयोग होगा। यूके से अगला अपडेट वर्किंग पैटर्न के एक ट्रायल का है। यूके में 70 कंपनीज के 3300 से अधिक कर्मचारी 4 डे वर्किंग के ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं। 4 डे वर्किंग मतलब हफ्ते में 5 के बजाय सिर्फ 4 दिन ही ऑफिस का काम करना होगा। 5 डे वर्किंग उसका हुआ कि शनिवार और रविवार आपकी छुट्टी है। 4 डे वर्किंग में शुक्रवार, शनिवार, रविवार की छुट्टी होती है। इस मॉडल को 180-100 कहा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 80% समय के बदले 100% वेतन मिलेगा, बशर्ते लोगों को 100% प्रोडक्टिविटी देनी होगी। ट्रायल 6 जून से शुरू होकर 6 नवंबर तक चलेगा। इसे 4 डे वीक ग्लोबल के अलावा ऑटोनॉमी थिंक टैंक, 4 डे वीक कैंपेन और कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और बॉस्टन कॉलेज के रिसर्चर्स मिलकर ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। रिसर्चर्स ट्रायल में शामिल कंपनियों के साथ मिलकर काम करेंगे। वो प्रोडक्टिविटी, स्टाफ की सेहत, पर्यावरण और लैंगिक समानता पर पड़ने वाले प्रभाव को स्टडी करेंगे। अगर पायलट प्रोजेक्ट कामयाब रहा तो और भी कंपनीज इस मॉडल को अपना सकती हैं। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी जर्मनी से है। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर से जुड़ी कुछ चिट्ठियां बाहर आई हैं। ये चिट्ठियां हिटलर के एक डॉक्टर के वंशज ने रिलीज की हैं। इनकी स्टडी से पता चला है कि हिटलर को बीमार होने से बहुत डर लगता था। कार्ल ऑटो वॉन इकेन ने 10 सालों तक हिटलर का इलाज किया था। वो नाक, कान और गले से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ थे। हिटलर सबसे अधिक अपनी आवाज को लेकर परेशान रहता था। एक बार भाषण देने के लिए उसने अपना जरूरी ऑपरेशन भी रुकवाया था। उसने अपने डॉक्टर से कह दिया था कि उसकी बीमारी छुपाई न जाए। वर्ल्ड वॉर के अंतिम दौर में हिटलर ने अपने बंकर में सुसाइड कर लिया था। डॉक्टर इकेन ने ये चिट्ठियां अपने भतीजे के नाम लिखी थी। बाद में ये उनके परपोते के हाथ लगी। अब उन्हें पब्लिक के लिए बाहर लाया गया है। चिट्ठी से ये भी जानकारी मिली है कि वर्ल्ड वॉर के बाद डॉक्टर इकेन को गिरफ्तार किया गया था। सोवियत सैनिकों ने उनसे पूछताछ भी की थी। इकेन से पूछा गया था कि जब आपको पता था कि हिटलर लाखों लोगों की हत्या का जिम्मेदार है तो आपने उसे मारा क्यों नहीं? आपने उसका इलाज क्यों नहीं रोका? इस पर इकेन का जवाब था कि मैं डॉक्टर हूं, हत्यारा नहीं। दुनियादारी में सुर्खियां यहीं तक। अब विश्व कविता की बारी। आज हम आपके लिए अमेरिकी कवि बिली कॉलिंस की कविता लेकर आए हैं। शीर्षक है विस्मरण। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया यादवेंद्र ने। सबसे पहले लेखक का नाम गुम होता है और लगता है जैसे डूबते डूबते उसने समझाया हो किताब के नाम को, विषय को और दारुण अंत को भी, कि चलते चले आओ पचिन ढूंढते मेरे पीछे पीछे, और पल भर भी नहीं लगता उसे पूरे उपन्यास को विस्मृत होते, जैसे पढ़ना तो बहुत दूर, सुना भी न हो उसका नाम कभी इस जीवन में। जो भी आप याद करने का यत्न करते हैं, दिमाग पर भरपूर जोर डाल के, सब का सब बचकर दूर छिटक जाता है आपकी जुबान से, या कि आपकी तिल्ली के किसी अंधेरे कोने में रुक रुक कर जुगनू सरीखा टिमटिमाता रहता है। कोई अचरज नहीं कि आधी रात अचानक आपकी नींद उचट जाए और आप किताबों में ढूंढने लगे किसी खास लड़ाई की तारीख। कोई अचरज नहीं कि आपको अनमना देख खिड़की से बाहर दिख रहा चंद्रमा आंख बचाकर भाग जाए उस प्रेम कविता से भी बाहर, जो आजीवन आपके मन में बोलती बतियाती रहती है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।